चीन ने हिंदुस्तान के एक फौजी को बंदी बना लिया है। उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठिठुरती सर्दी में बर्फीली हवाओं के बीच नंगे पैर एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट घुमाया जा रहा है। इधर अपने देश में उनको मृत मानकर मिलिट्री के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। मगर एक औरत है जिसको भरोसा है फौजी लौटेगा। ये औरत उनकी पत्नी है। दूसरी तरफ संघर्ष करते फौजी को एक बच्चे में वतन वापसी की उम्मीद नजर आने लगी है। ये चीनी बच्चा उनके लिए रोज टिफिन लेकर आता है। तो क्या ये चीनी बच्चा फौजी को जिंदा हिंदुस्तान पहुंचाने में मददगार साबित होगा? क्या फौजी की पत्नी का यकीन हकीकत में बदल पाएगा? जानेंगे आज के किताबी बातों में। नमस्ते, सौरभ नाम है मेरा और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। आज की किताब है रचना बिष्ट रावत की लिखी और प्रभात प्रकाशन से छपी किताब शूरवीर परमवीर चक्र विजेताओं की कहानियां। और आज की कहानी के नायक हैं मेजर धन सिंह थापा। ये साल 1962 है। भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। हम आपको लद्दाख लेकर चलते हैं, जहां मेजर थापा के नेतृत्व में 20 साल से कुछ ही अधिक उम्र के गोरखा जवान चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तारीख 19 अक्टूबर 1962, जगह लद्दाख। बम का एक गोला हमारी सेना के एक बंकर को उड़ा देता है और बंकर कंपनी के सेकंड इन कमांड सूबेदार मिन बहादुर गुरुंग के ऊपर ढह जाता है। गुरुंग साहब मलबे के ढेर से रेंगते हुए बाहर निकलते हैं। वो बुरी तरह से घायल हो चुके हैं और उनके पूरे शरीर से खून बह रहा है, लेकिन लाइट मशीन गन अभी भी उनके हाथ में है। वो दुश्मन पर दोबारा गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। कीचड़ से सना उनका चेहरा दर्द के भाव को नकाब की तरह ढक लेता है। डी कंपनी के कमांडर मेजर धन सिंह थापा एक खंदक से दूसरी खंदक में जाकर अपने बचे कुचे साथियों की बहादुरी से लड़ते रहने के लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं। खैर, पिछली रात तो बिना किसी हादसे के बीत गई। थके मांदे सिपाहियों ने थोड़ा आराम करने के लिए अपनी आंखें मूंद ली थी, पर 20 अक्टूबर की भोर बहुत भयानक होने वाली थी। सुबह 6 बजे एक तेज धमाका हुआ और सिरजाप एक तोपों की आवाज से दहल गया। एक के बाद एक बम फटने लगे और बम के गोलों की फुफकारों से फिजा गूंज उठी, जिसमें घायल सिपाहियों की चीखों की आवाजें भी शामिल थी। इसके बाद मोर्टार से दागे गए गोलों के तेज धमाके होने शुरू हो गए। इन धमाकों ने गोरखाओं के बनाए बंकरों को बर्बाद कर डाला था और उनकी छोटी सी टुकड़ी को बहुत नुकसान पहुंचाया। खंदकों में कई सिपाही शहीद हो गए और कई अन्य बुरी तरह से घायल हो गए। रेडियो नेटवर्क भी इन धमाकों की वजह से नष्ट हो गया, जिसकी वजह से टुकड़ी पूरी तरह से अपने बटालियन से कट गई। जब बमबारी चल रही थी, उस दौरान चीनी सेना कंपनी पोजीशन के करीब आने में सफल रही। जैसे ही बमबारी रुकी, 500 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने धावा बोल दिया। गोरखाओं ने जमकर उनका मुकाबला किया। उनमें से अधिकतर की उम्र 20 से कुछ ही ज्यादा होगी और फौज में भर्ती हुए उन्हें कुछ ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था, लेकिन इसके बावजूद वो दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने में कामयाब रहे। जब सब बारूद खत्म हो गया तो चीनियों ने भारतीय सिपाहियों को बाहर निकालने के लिए आग लगाने वाले बम दागने शुरू कर दिए। इसके बाद गोरखा सैनिक खंदकों से निकलकर अपनी खुखरियां हाथों में लिए खुले में आ गए और जय महाकाली आओ गोरखाली का नारा लगाते हुए दुश्मन के गले और सीने पर वार करते जा रहे थे। मेजर थापा आखिरी जिंदा बचे लोगों में थे जो अपनी खुखरी से लड़ रहे थे। फिर किसी ने अचानक उन पर राइफल बट से वार कर दिया, जिसकी वजह से उनके 2 दांत टूट गए। उन्होंने उस चीनी सिपाही को वहीं मार गिराया। उन्हें आग पकड़ चुकी थी और जब वे इसे बुझाने के लिए जमीन पर लौट रहे थे तो उन्हें चारों तरफ से चीनी फौजियों ने घेर लिया। उनके कुछ और साथियों के साथ उन्हें बंधक बना लिया गया। 20 अक्टूबर को जब सूरज ढला तो उनकी बटालियन को मेजर थापा के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें बाकी 28 जवानों के साथ शहीद मान लिया गया। अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण, बेखौफ साहस और प्रेरणादायक नेतृत्व के लिए परमवीर चक्र के लिए उनके नाम की सिफारिश की गई। क्योंकि उन्हें शहीद मान लिया गया था, इसलिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। लेकिन नियति ने कुछ और ही निर्धारित कर रखा था। बटालियन इस बात से बेखबर थी कि मेजर और सिरजाप के उनके कुछ साथियों को चीनी बंदी बनाकर ले गए हैं। वो उन्हें बतौर युद्ध बंदी पहले खुरनक किले में और फिर
सिंकियांग ले गए। मेजर थापा चीनियों की कैद में मई 1963 तक रहे। उन्हें एकदम अकेला रखा जाता था। उन्हें ऐसी फिल्में दिखाई गईं जो चीनी नीतियों का गुणगान करती थी। उन्हें कहकर भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई कि भारतीय सेना और सरकार उनके जिंदा होने की खबर को जानते हुए भी उन्हें छुड़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। मगर तभी उनके पास आया वो चीनी बच्चा जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये चीनी लड़का रोज उनके तंबू में उनके लिए खाना लेकर आता था। हालांकि मेजर थापा चीनी भाषा नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उस लड़के के साथ उन्होंने एक रिश्ता कायम कर लिया था। वो उसे ये बात बता पाने में कामयाब रहे कि भारत में उनका एक परिवार है और उनकी पत्नी गर्भवती है। इसलिए वो उन्हें एक खत लिखकर अपने जीवित होने की खबर देना चाहते हैं। उस चीनी लड़के ने उनका खत पोस्ट कर दिया और ये खत शिमला में उनके मामा को मिला। मामा ने तुरंत ये बात फौज को बताई कि परमवीर चक्र विजेता जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया था वो अभी जिंदा है और चीनियों ने उन्हें युद्धबंदी बना रखा है। जब मेजर थापा को वापस लाया गया तो उन्होंने बताया कि कैसे उन पर इस बात के लिए लगातार दबाव बनाया जाता था कि वो ये स्वीकार करें कि उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। और जब वे इसके लिए तैयार नहीं हुए तो उन्हें कड़कती सर्दी में पीठ पर रेडियो सेट के साथ बिना जूते के एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक घुमाया जाता था। बर्फ पर लंबे वक्त तक इस तरह नंगे पैर चलाए जाने से उनके पांव फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो गए थे। माने ठंड में उनके पांव गल गए थे। उनकी बेटी पूर्णिमा ने बाद में बताया था कि उनके पिता को सारी उम्र पैर में सूजन और जोड़ों के दर्द की शिकायत रही, जो बाद में चलकर गठिया का रोग बन गई। जब धन सिंह को मृत घोषित कर दिया गया था तो उनके परिवार ने मृत्यु से जुड़ा अनुष्ठान विधिवत करवा लिया था। हालांकि उनकी पत्नी बार बार ये कहती रही कि उनके पति जिंदा हैं और एक दिन जरूर लौटेंगे। मेजर थापा ने अपनी पत्नी से वायदा किया था कि अगली बार जहां भी उनका तबादला होगा वो उन्हें साथ ले जाएंगे। युद्ध के बाद जब देहरादून में उनके 12 यंग रोड वाले मकान पर उनकी मृत्यु का दुखद समाचार देने काली पट्टी पहने गोरखा अफसर आए थे, तब भी उन्होंने उनकी बात पर यकीन नहीं किया था। उस वक्त सभी ने सोचा कि वो सदमे में है। जब मई 1963 में मेजर थापा वापस लौटे तो उन्हें अपनी पत्नी से दोबारा शादी करनी पड़ी, क्योंकि उनके शहीद होने की खबर आने के बाद उनकी पत्नी को विधवा वाले अनुष्ठान करने के लिए मजबूर किया गया था। वापसी के बाद मेजर थापा अपने नवजात शिशु से भी मिले जिसका नाम परमदीप रखा गया था। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनके बहादुर पिता एक परमवीर चक्र विजेता थे। बड़े होकर परम भी फौज में शामिल हुए। मेजर थापा लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट तक पहुंचे और रिटायर होने तक फौज की सेवा करते रहे। कई दशक बाद 5 सितंबर 2005 को गुर्दों के नाकाम हो जाने से लेफ्टिनेंट कर्नल थापा का निधन हो गया। वो 77 साल के थे। उनके योगदान के प्रति हम कृतज्ञ हैं। उनकी स्मृतियों को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। किताबी बातों के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी दीपक तेनगुरिया ने। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लट्टू। शुक्रिया।